हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल, कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों का एक विशिष्ट गुण होता है कि सदैव आवेशित होते हैं। कोलाइडी कणों पर धन आवेश तथा ऋण आवेश हो सकता है, परंतु 1 विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश समान होता है। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट में FeOH का होल्थराइज के कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है। इसी प्रकार आर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट में AS2SC के कणों पर ऋणावेशित होता है। तो किसी पे धनावेश और किसी पे ऋणावेश होता है, लेकिन आवेशित होंगे। कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति और आवेश का प्रकार वैद्युत कण संचलन द्वारा ज्ञात करते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धनावेशित कण होते हैं वे कैथोड की तरफ जाते हैं और ऋणावेशित कण एनोड की ओर गमन करते हैं। कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित होने के लिए निम्न संभावित कारण हैं। जिन कोलाइडी विलयनों को कोलाइडी चक्की में पीसकर बनाया जाता है, उनके कणों पर घर्षण द्वारा विद्युत आवेश आ जाता है। जब हम कोलाइडी चक्की में पीसते हैं तो घर्षण होता है, उसके द्वारा विद्युत आवेश आता है। धातु की कोलाइडी विलयन ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आधिक्य में ग्रहण करने पर सामान्यतः कोलाइडी कणों पर ऋणावेश उपस्थित होते हैं। साबुन तथा अपमार्जक जल में आयनित होकर ऋणायनों का एक समूह बना लेते हैं, जिसे हम मिसेल्स कहते हैं, जो कि ऋणावेशित होते हैं। कुछ कोलाइडी कण समान आयनों को अधिशोषित करके अवशोषित हो जाते हैं। सामान्यतः कोलाइडी विलयन बनने में विद्युत अपघट्य की उपस्थिति रहती है। परिणाम स्वरूप कोलाइडी कण धन अथवा ऋण आयनों को अधिशोषित कर आवेशित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों पर एक परत अधिशोषित आयनों की होती है, जिसे स्थायी परत कहते हैं, जबकि दूसरी परत विपरीत आवेशित कणों की होती है, जो कि माध्यम में विस्तृत रहती है और विस्तृत परत कहलाती है। उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्ट है वो फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से बनता है। FeCl3 + 3H2 से आपका बना FeOH का होल्थराइज + 3HCl। FeOH के होल्थराइज के कोलाइडी कण Fe+3 का अधिष्ठरण कर स्थायी परत बनाते हैं, जबकि क्लोराइड आयनों की विस्तृत परत बन जाती है। स्थायी परत और विस्तृत परत के मध्य का जो विभवांतर होता है उसे हम बोलते हैं जीटा विभवांतर। स्थायी परत और जो विस्तृत परत हो रही, दोनों के बीच का जो विभवांतर वो कहलाता है आपका जीटा पोटेंशियल। ये डायग्राम दे रखा है आपको। जो आपका FeOH के अंदर जो Fe+3 होता है वो सब क्या आपके स्थायी परत में आते हैं, और जो उसके आसपास वाले हैं वो आपके विस्तृत परत में आते हैं। इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण धनावेशित हो जाते हैं। AS2S3 के कोलाइडी कण S-2 को अधिशोषित कर स्थायी परत बनाते हैं और ये ऋणावेशित हो जाते हैं। कुछ कोलाइड कण अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। वे परिक्षेपण माध्यम से प्रोटॉन ग्रहण करके अथवा प्रोटॉन त्याग करके आवेशित कण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन का कोलाइडी विलयन अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन ग्रहण करके धनावेशित होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन त्याग करके ऋणावेशित होता है। जैसे कि आपको मैंने ये टेबल दी गई है, इसमें जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हीमोग्लोबिन है तो धनावेशित है, ठीक है। AlOH है, इसका जो ऋणावेशित कोलाइड होगा वो धातुओं के सॉल्ट होंगे। AlOH का होल्थराइज तो AS2S3 इसका होगा, ऋणावेशित होगा। TiO2 धनावेशित है तो ऋणावेशित क्लोराइड में स्टार्च और बॉन्ड होगा। फोर्थ में आपका क्षारीय मंजक आपका धनावेशित कोलाइड है, अम्लीय रंजक आपका ऋणावेशित है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन जो होता है वो धनावेशित होता है, और क्षारीय माध्यम में प्रोटीन जो है वो आपका ऋणावेशित है। अब हम पढ़ते हैं कोलाइड्स की स्टेबिलिटी। कोलाइड का स्थायित्व। कोलाइड विलयन में समस्त कोलाइड कणों पर एक समान विद्युत आवेश होता है। इस समान विद्युत आवेश के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण बल के कारण वे पृथक रहते हैं और मिलकर बड़े कण नहीं बना पाते हैं। यही इन कोलाइड के स्थायित्व का कारण है। अतः कोलाइड्स के स्थायित्व में विद्युत आवेश एक मुख्य कारक है। यदि किसी प्रक्रिया के द्वारा इन कणों पर उपस्थित आवेश को समाप्त कर दिया जाए तो कोलाइड विलयनों का स्थायित्व बहुत कम हो जाता है। यह प्रक्रिया कणों से आवेश समाप्त होने से विभिन्न कणों के परस्पर संयोजन से प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हमारा कोलाइड विलयनों का स्कंदन या अक्षेपण। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। यदि किसी विधि से हम कोलाइड कणों के विद्युत आवेश को उदासीन कर दें तो इन कणों के मध्य प्रतिकर्षण बल समाप्त हो जाएगा।
यदि हमने मान लीजिए इनकी जो बीच जो आवेश है उसको ही उदासीन कर दिया तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे जो कोलाइड कण होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आकर वो एक बड़े कण बना लेते हैं, जिससे वह अक्षेपित हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पात्र के पहनने में बढ़ जाते हैं। कोलाइडी कणों का जो ये अक्षेपण होता है उसे ही हम स्कंदन या ऊर्णन कहते हैं और जो प्राप्त अक्षेप है उसे हम स्कंद कहते हैं। साधारणतः स्कंदन की प्रक्रिया कोलाइडी विलयन में से किसी विद्युत अपघट्य के मिलाने से होती है। चूँकि कोलाइडी कण विपरीत आवेशित कणों का अवशोषण कर उदासीन होने लगते हैं, इसलिए वे अक्षेपित हो जाते हैं। यदि आर्सेनियम सल्फाइड का एग्जाम्पल लें हम कि कोलाइड विलयन में यदि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा बेरियम क्लोराइड की डाल दें तो कुछ देर में ही अक्षेपित हो जाता है। AS2S3 कोलाइड विलयन के कण ऋणावेशित होते हैं जो विद्युत प्रतिकर्षण के कारण अलग अलग रहते हैं। बेरियम क्लोराइड मिलाने पर AS2S3 के ऋणावेशित कण बेरियम आयनों को अपनी ओर आकर्षित करके अवशोषित कर लेते हैं और विद्युत उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने जाने से गुरुत्वाकर्षण के कारण पास पास आकर वो बड़े बड़े समुच्चय बना लेते हैं और अक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार धनावेशित कोलाइडी विलयनों जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ऋण आयनों क्लोराइड या सल्फेट आयन द्वारा स्कंदन किया जा सकता है। किसी विद्युत अपघट्य द्वारा किसी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन होगा या नहीं होगा, यह विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव स्नेही कोलाइड का स्पंदन विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा के साथ करवाना मुश्किल होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा द्वारा स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदन के लिए जरूरी नहीं कि विद्युत अपघट्य ही मिलाया जाए। यह दो विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयन को परस्पर मिलाने पर भी स्कंदन हो जाता है तथा इसे पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक सल्फाइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर दोनों का स्कंदन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हार्डी-शुल्जे का नियम। कोलाइडी विलयनों का स्कंदन तथा अक्षेपण उसमें मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्य के आयनों के आवेश द्वारा होता है, अर्थात किसी धनायन अथवा ऋणायन की अक्षेपण क्षमता उसके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या अथवा संयोजकता पर निर्भर करती है, जो आवेश या संयोजकता बढ़ने पर बढ़ जाती है। इसके संदर्भ में हार्डी-शुल्जे ने एक नियम दिया। किसी भी आयन का विपरीत आवेशित परिक्षिप्त प्रावस्था पर अक्षेपणकारी प्रभाव उसकी संयोजकता बढ़ने पर बढ़ता है। जो परिक्षिप्त अवस्था पर जो अक्षेपण वाला प्रभाव है वो संयोजकता बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात किसी भी सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी अक्षेपण क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कुछ धनायन है उसको स्कंदित करने की सामर्थ्य आपको ऑर्डर में दे रखी है और ऋणायन को स्कंदित करने की सामर्थ्य इस ऑर्डर में होती है। दूध में फिटकरी डालकर पनीर बनाने की प्रक्रिया भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह देखा गया है कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन तब तक नहीं होता है जब तक कि विद्युत अपघट्य की न्यूनतम सांद्रता नहीं पहुंच पाती है। विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी कोलाइड विलयन के स्कंदन के लिए आवश्यक होती है वो विद्युत अपघट्य का ऊर्णन या स्कंदन कहते हैं। कि स्कंदन के लिए जो हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्कंदन मान या ऊर्णन मान। ऊर्णन मान जितना कम होगा वह स्कंद करने में उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। आपको टेबल में दे रखा है जैसे इसके ऊर्णन मान इतना है, इसका ऊर्णन मान इतना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रक्षण प्रोटोटिक एक्शन। यदि किसी द्रव स्नेही कोलाइड को किसी द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है, इतनी उसका स्कंदन नहीं होता है। द्रव स्नेही कोलाइड का यह गुण उसका रक्षक गुण कहलाता है और इन कोलाइड को हम रक्षी कोलाइड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि गोल्ड सॉल्ट में हम थोड़ा सा जिलेटिन मिला दें तो NaCl द्वारा गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन नहीं किया जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी मात्रा द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाने से पहले उनकी कुछ स्थायित्व प्राप्त होता है और वे स्कंदन के प्रति रक्षित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया रक्षण कहलाती है। इस प्रक्रम में कुछ कण रक्षी कोलाइडी कणों का अवशोषण करके अपने चारों ओर एक रक्षण परत बना लेते हैं। यह रक्षक परत जो अक्षेपकार के आयन है उसको सॉल तक नहीं पहुंचने देती है, जिससे सॉल का अक्षेपण या स्कंदन नहीं होता है। गोल्ड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या। प्रत्येक रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड की रक्षित करने की क्षमता नापने के लिए स्वर्ण संख्या का उपयोग किया गया है। स्वर्ण संख्या होता क्या है?
स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या किसी रक्षीय क्लोराइड की मिलीग्रामों में वह न्यूनतम मात्रा है जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन के 1 मिली आयतन को 10 ml मानक गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त है। गोल्ड सॉल्ट का रंग लाल होता है जो स्कंदन के पश्चात नीला हो जाता है, अर्थात लाल से नीले रंग के परिवर्तन को उचित रूप से रोकता है। से हीमोग्लोबिन है, उसका स्वर्णांक 0.3 है, अर्थात तात्पर्य कि गोल्ड सॉल्ट के 10.0 मिली में यदि 0.3 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन मिला हुआ है तो 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा वह विक्षेपित नहीं होगा। किसी पदार्थ का स्वर्णांक जितना कम होगा उस क्लोराइड की रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आपको स्वर्णांक दे रखे हैं टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा जिलेटिन, एक उच्च श्रेणी तथा स्टार्च निम्न श्रेणी का रक्षी क्लोराइड है। आइसक्रीम के निर्माण में बर्फ के कोलाइडी कणों का स्कंदन से रक्षण रोकने के लिए जिलेटिन रक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रक्त प्रोटीन की रक्षक क्रिया के फलस्वरूप ही अत्यधिक पदार्थों को रखा जाता है। अन्य रक्त सीरम में संभव नहीं है। अनेक फाउंटेन पेन शाहियों के रक्षक होते हैं जिसमें पेन्स में शाही का जमाव ना हो। पायस या द्रव सॉल्ट। पायस क्या होता है? पायस ऐसे कोलाइडी विलयनों को कहा जाता है जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, अर्थात द्रव सॉल्ट या द्रव जो कोलाइड विलयन होता है उसे हम पायस कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ही द्रव की सूक्ष्म बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण हो जाता है तो वह जो सॉल्ट बनता है वो पायस कहलाता है। दूध एक ऐसा पायस है जिसमें द्रव व्यवस्थाएं जल में वितरित रहती हैं। पायस में प्राय एक द्रव जल होता है तथा दूसरा द्रव तेल अथवा तेलीय द्रव होता है। सूक्ष्म बूंदें सॉल्ट के कणों से बड़ी होती हैं और साधारणतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती है। उदाहरणतः यदि जैतून के तेल को जल में और नाइट्रोबेंजीन को जल में मिलाकर हिलाया जाए तो इनके पायस प्राप्त होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पायस, ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।